नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मार्क्सवादी आलोचना पर विचार करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी के चतुर्थ सेमेस्टर के पत्र 16 का अंश है। इस दुनिया को प्रभावित करने वाले जिन महान लोगों का नाम हम ले सकते हैं, उनमें से कार्ल मार्क्स का नाम अग्रगण्य है। मूलतः जर्मनी के रहने वाले थे, पर जो सपना उन्होंने देखा वर्गहीन समाज की स्थापना का, वह सपना पूरी दुनिया में छा गया। और जब मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में छाने का, तो इसका आशय है कि एक ज़माना था जब दुनिया का एक हिस्सा मार्क्स के सपनों के अनुसार चलना चाहता था, तो जो दूसरा ध्रुव था वह ठीक इसके समानांतर अपनी दुनिया बनाना चाहता था। परंतु मार्क्स की प्रतिक्रिया वहां भी थी। अनदेखा नहीं किया जा सकता मार्क्स को। उनका जो सपना था, उसने राजनीति, समाज और इन सब के साथ साथ कई ज्ञान के अनुशासनों को उसने प्रभावित किया। साहित्य पर भी उसका प्रभाव स्वाभाविक था और उससे प्रभावित होकर दुनिया के कई देशों में साहित्य लिखा गया। भारत में भी उसका प्रभाव पड़ा और 1936 के आसपास हिंदी में प्रगतिवाद की शुरुआत हुई, जो मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित है। साहित्य के कई अनुशासन इससे प्रभावित हुए। स्वाभाविक है कि जब रचना पर प्रभाव पड़ा तो आलोचना पर भी प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ना ही था। और उसके बाद हिंदी में भी मार्क्सवादी आलोचना कह लें, प्रगतिवादी आलोचना कह लें, इसका एक प्रमुख स्थान है हिंदी साहित्य में भी। तो हम लोग हिंदी आलोचना पर मार्क्सवादी विचारधारा का जो प्रभाव है उस पर बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग मार्क्सवादी आलोचना के सिद्धांतों से थोड़ा परिचय कर लेते हैं। जैसा एक नाम ही बताता है, मार्क्सवादी आलोचना यानी मार्क्स के विचारों से संबंधित आलोचना। और हम सब जानते हैं कि मार्क्स ने जो किताब लिखी पूंजी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पर उसके साथ साथ मार्क्स के पास एक साहित्य हृदय भी था। एक तरफ तो वह पूंजीवाद से टकराते थे, अपने को पूरी तरह डुबा दिया था उन्होंने कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था को तोड़कर एक आदर्श व्यवस्था का निर्माण हो। परंतु उसके साथ साथ उनका जो साहित्य हृदय था वह पूरी तरह विस्मृत नहीं हुआ। कविता भी लिखते थे मार्क्स, उनकी कविताएं उपलब्ध हैं और
जैसा हम कहते हैं कि साहित्य में सहित भाव होता है, तो जो पूरी दुनिया को साथ लेना चाहता था, उससे बड़ा साहित्यकार कौन हो सकता है? बहुत संवेदनशील व्यक्ति। यद्यपि उनकी जो कविताएं थीं, उन कविताओं को यदि उनके ही सिद्धांतों से देखें तो शायद उनकी कविताएं रोमांटिक ठहरती हैं, और कविताओं के साथ साथ नाटकों में भी दिलचस्पी थी उनकी। सौंदर्य शास्त्र पर वह व्यवस्थित तरीके से लिखना चाहते थे। बाल्जाक को पसंद करते थे, साहित्यकारों में लिखना चाहते थे। ठीक उसी तरह मार्क्स के मित्र एंगल्स, जिनसे मार्क्सवादी विचारधारा का और विकास होता है, तो साहित्य पर जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसमें मार्क्स के साथ साथ एंगल्स का भी योगदान है। एंगल्स के जीवन के बारे में भी हम जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ब्रुसेल्स में उन्होंने एक श्रमजीवी संघ खोला था, और सप्ताह में एक दिन जो मजदूर थे वहाँ, उनके साथ वह साहित्य और कला के बारे में बातचीत करते थे। क्योंकि जीवन को बदलने के लिए साहित्य एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो साहित्य और कला संबंधी जो मार्क्स के विचार हैं, उनमें भी एंगल्स सहयोगी रहे, और उन विचारों के आधार पर धीरे धीरे मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र विकसित हुआ। मार्क्स के विचारों में, उसके जीवन दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रमुख स्थान है। मार्क्स ने माना कि इस संसार की हर वस्तु में परस्पर विरोधी तत्व होते हैं, और उनमें आपस में द्वंद्व चलता रहता है। ये जो द्वंद्वात्मक शब्द है, उनका मानना था कि हर वस्तु में परस्पर विरोधी तत्व हैं, और जिनमें आपस में परस्पर द्वंद्व विराजमान रहता है। और एक ऐसी अवस्था आती है जब उन परस्पर विरोधी तत्वों में एक संतुलन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार वस्तु में एक थीसिस होती है। जिन विरोधी तत्वों से उसका द्वंद्व होता है उसको एंटीथीसिस कहेंगे, और जब इन दोनों तत्वों में संतुलन हो जाता है तब वह एक साम्य अवस्था को प्राप्त करता है, जिसे सिंथेसिस कहते हैं। पर ऐसा नहीं कि उन विरोधी तत्वों का हमेशा हमेशा के लिए शमन हो जाता है। विरोधी तत्वों का फिर से विकास होता है, फिर उनमें द्वंद्व होता है, फिर उसके बाद एक नवीन अवस्था आती है। यानी इस द्वंद्वात्मक प्रणाली से समाज का विकास धीरे धीरे होता रहता है। और मार्क्स ने इस दुनिया को बहुत महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं उनका कारण कहीं बाहर नहीं है, कोई अज्ञात सत्ता नहीं है, उसका कारण इस दुनिया में ही विद्यमान है। इसीलिए किसी बाहरी तत्व को प्रमुखता नहीं देते थे, इसलिए भौतिकवादी दर्शन माना जाता है उनका। इसलिए उस द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद दोनों प्रमुख शब्द हैं।
इसी आधार पर उनकी आलोचना, उनके विचारों से प्रभावित आलोचना को भौतिकवादी आलोचना भी कहते हैं। यानी जिसे हम मार्क्सवादी आलोचना कहते हैं, उसका ही दूसरा नाम भौतिकवादी आलोचना भी है। और इसे ही सामाजिक यथार्थवादी आलोचना भी कहा जाता है। जैसे हिंदी साहित्य के संदर्भ में हम अगर इसे समझें तो 1918 से 1936 छायावाद का काल है। छायावाद की विशेषता है कल्पना प्रवण अंतर्दृष्टि। वहां कल्पना की प्रमुखता है, अंतर्दृष्टि की प्रमुखता है। परंतु 1936 के बाद हिंदी साहित्य में हम देखें तो कल्पना के स्थान पर ठोस वास्तविकता का स्थान बनने लगा, और जो एक रोमांटिक तत्व वैयक्तिकता पर जोर देता था, उस वैयक्तिकता के स्थान पर सामाजिकता का आग्रह बढ़ने लगा। अगर हम ध्यान दें तो हिंदी आलोचना में रामचंद्र शुक्ल आ गए थे और वह लोक मंगल की साधना अवस्था पर जोर दे रहे थे, और इस तरह साहित्य के सामाजिक मूल्यांकन के लिए मार्ग प्रशस्त होने लगा था। ऐसे समय हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना आती है और सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि के साथ साहित्य को देखती है। और हिंदी में ही नहीं, जहां कहीं भी इस आलोचना का विकास हुआ, यह सामाजिक यथार्थवाद इसकी विशेषता रही। इसीलिए इसका एक नाम सामाजिक यथार्थवादी आलोचना भी है। हम जानते हैं कि मार्क्सवाद का संबंध रूसी क्रांति से भी है। उसके विचारों से रूस में क्रांति हुई जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा, सोवियत संघ बना, एक आदर्श कल्पना जो थी उसका व्यवहार होने लगा वहां, और लगा कि यही वह आदर्श है जिसका अनुकरण पूरी दुनिया को करना है। तो चूंकि मार्क्सवादी विचारधारा का बहुत गहरा संबंध सोवियत संघ से है, जो कि अब टूट गया, तो पूरी दुनिया में इस आलोचना को सोवियत समीक्षा पद्धति के नाम से भी जानते हैं। और फिर जब हिंदी में यह विचारधारा आई तो इसके लिए प्रगतिवाद या प्रगतिशील शब्द चल पड़ा, क्योंकि माना जाता था कि इसका संबंध प्रगति से है। तो इसीलिए इस विचारधारा को प्रगतिवादी आलोचना भी कहते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे इस आलोचना को विस्तार से देखेंगे। अगले संवाद में हम लोग इस आलोचना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा है आपको यह संवाद अच्छा लगा होगा। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।